गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीयूष शर्मा आपके सामने आज ये क्लास है। ये एनसीईआरटी सब्जेक्ट साइंस का बायोलॉजी से रिलेटेड लेसन है। ये हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन है। इसका पार्ट 1 मैंने आपको पहले बताया था। आज हम पार्ट 2 की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा लेसन था, उसका नाम था बच्चों फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या कि जीवन की मौलिक इकाई। पार्ट 1 के बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराता हूँ कि उस पार्ट 1 में हमने किस टॉपिक के बारे में बात की थी। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब सेल, कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो मसल से तो बनी हुई है, लेकिन वो जो मसल्स हैं, जो हमारे ऑर्गन्स हैं, वो बहुत छोटे छोटे सेल मतलब कोशिका से मिलके बने। तो मैंने बताया था कि जो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी, और किसके द्वारा की थी? कॉर्क की सहायता से। उसको सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा गया और उन्होंने ये ज्ञात किया कि जो संरचना और जो स्ट्रक्चर जो उनको दिखाई दिया है, जो उन्होंने उसका अध्ययन किया, तो वो एक मधुमक्खी के छत्ते के समान एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसका नाम उन्होंने क्या बोला? सेल। मतलब क्या? कोशिका। तो हमारा जो शरीर है, जो पेड़ पौधे हैं, उनकी जो छाल होती है, वो भी एक कोशिका से मिलकर बनी हुई होती है। हमारा एक शरीर, जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताऊँ, ये चौक रखा है, ठीक है। और हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम केमिस्ट्री में बोल देते हैं कि ये छोटे छोटे क्या है? एक अणु है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल हैं। और हम बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में हमारा जो शरीर है, जिस शरीर के अंदर जितनी भी ऑर्गन्स हैं, वो मांसपेशियों से मिलकर बने हुए मसल से, लेकिन जो मसल्स हैं वो भी छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी हुई है। तो पार्ट 1 में हमने बच्चों आपको बताया था सेल के बारे में, ठीक है, कोशिका के बारे में बताया, और फिर ये भी बताया था कि कोशिका 2 टाइप्स की होती है, यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। इन दोनों में आपको डिफरेंस बताए थे कि यूकेरियोटिक कोशिका जो होती हैं वो जटिल संरचना वाली कोशिका होती हैं, ये डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं वो सरल कोशिका होती हैं, मतलब सरल संरचना वाली होती हैं। अब हम बात करेंगे कि जिस तरीके से हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारी जो बॉडी है, वो किससे कंट्रोल है? हमारे ब्रेन से। ऐसी जो सेल्स है, जो कोशिका है, वो किससे कंट्रोल है? वो किससे है? वो है बच्चों न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब होता है कि एक तरीके से केंद्रक। यहाँ पे नया वर्ड आया केंद्रक, इसकी पार्ट 2 में अभी मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ, केंद्रक। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना रखा है, इसकी भी बात करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले एक दैनिक जीवन से जोड़ता हूँ कि बच्चों आपने छिपकली देखी है, जरूर देखी होगी। आपने उसको मारा भी होगा, घर में छिपकली आती है, सिंपली हम उसको मारते हैं। तो आपने देखा होगा कि अगर हम एक डंडे से या किसी भी स्टिक से जब छिपकली को मारते हैं, तो जैसे उसके डंडा लगता है, तो अगर उसकी पूंछ पर डंडा लग जाता है, पूंछ टूट जाती है, लेकिन छिपकली नहीं मरती। देखा है ना? देखा जरूर होगा। फिर अगर वो पूंछ अलग हो जाती है और छिपकली भाग जाती है, और छिपकली को अगर आप 1 महीने बाद या 15 दिन बाद अगर आप उसको दोबारा देखें, तो उसकी वही बैकग्राउंड से, जहाँ पर उसकी पूंछ होती है, वहां से नई पूंछ निकलना स्टार्ट हो जाती है। अब एक बात आप ध्यान रखना, जैसे ही उसकी पूंछ टूटती है, पूंछ टूटने के बाद जो उसका बैकग्राउंड वाला हिस्सा होता है, वहां पे उसका बच्चों केंद्रक होता है छिपकली का। केंद्रक का मतलब न्यूक्लियस। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो किसानी करते हैं, जिनके फादर फार्मर है। तो आपने देखा होगा गन्ना, जब हम गन्ने को उगाते हैं, गन्ने की फसल लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि ट्रैक्टर से गोल बनाते हैं, फिर गन्ने छोटे छोटे टुकड़े करके डालते रहते हैं। लेकिन जब कभी गन्ने को देखा है, उसकी आंख, तो हम बोलते हैं दैनिक जीवन में आंख। अगर मैं बोलूं कि आप उस आंख को दराती से छीलकर उसको आप फिर उगाएं, तो क्या गन्ना उगेगा? नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि वो जो आंख है, वही चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, उसको क्या बोलते हैं? केंद्रक। ऐसे ही गन्ने का अगर हम केंद्रक काट दें, तो वो उसके अंदर से एक नया पौधा नहीं निकलेगा। ऐसे ही छिपकली की पूंछ में केंद्रक होता है। जब तक वो केंद्रक को छिपकली की पूंछ में रहेगा या छिपकली के शरीर में रहेगा, तब तक छिपकली की पूंछ बार बार आती रहेगी। उसके बारे में आपको एक चीज बताऊं, ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये अगर मनुष्य पे किया जाए, तो क्या मनुष्य का हाथ काटने के बाद या उंगली काटने का दोबारा आ जाएगी? नहीं आती। लेकिन इस पर बच्चों आज भी बहुत से वैज्ञानिक जो रिसर्च करते जा रहे हैं, और अभी तक उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट या सही रिजल्ट नहीं मिला है। इसको मैं आपको रिमाइंड करना चाह रहा हूँ कि इसका कहने का मतलब क्या था। आपने बच्चों पिक्चर देखी स्पाइडरमैन 2, उसमें साइंटिस्ट होता है, वो ये एक्सपेरिमेंट करता है। वो क्या करता है कि उसका हाथ नहीं होता है साइंटिस्ट का, वो ये सोचता है कि जो डीएनए आरएनए जो छिपकली के अंदर पाए जाते हैं, क्या मैं उनको अपने अंदर ट्रांसफर करके
करके या उनका जो जेनेटिक्स न्यूक्लियस है, उनके जो जीन्स के लक्षण है वो अपने अंदर एज ए सिरिंज या इंजेक्शन के द्वारा डालकर क्या मैं अपना इस कटे हुए हाथ को दोबारा ला सकता हूँ, वो एक्सपेरिमेंट करता है। कोई बात नहीं, उसका हाथ बच्चों आता भी है वापस, कभी ध्यान से देखना उस मूवी को, जब उसका हाथ वापस आ जाता है तो लेकिन होता क्या है, वो जो जेनेटिक्स वो जो डीएनए आरएनए जो छिपकली से लेता है या फिर एक मान के चलो कैटरपिलर, एक कीड़ा होता है जिसको हम बोलते हैं करगेंडा, वो अगर वहां से वो डीएनए आरएनए को लेने के बाद अपने ब्लड के अंदर डालता है सिरिंज से इंजेक्शन से, तो हाथ तो उसका वापस आ जाता है। लेकिन क्या होता है कि उसकी पूरी बॉडी में, पूरी बॉडी के अंदर जितने भी बीन्स हैं, जितनी भी आर्टरी हैं, मतलब जो हमारे जो नसें होती हैं जिनको धमनी शिरा बोलते हैं बायोलॉजी में, तो ब्लड द्वारा वो पूरी बॉडी में फैल जाता है, तो उसका हाथ तो वापस आ जाता है। लेकिन वो साइंटिस्ट करता है, वो साइंटिस्ट पूरा का पूरा ऐसे एक बिग लिजार्ड, मतलब जिसको बोलते हैं मॉनिटर लिजार्ड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए ना, वो भी आप नहीं देखिए, दोबारा देखना, पहले ये वीडियो देखना, वीडियो के बाद ये जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं इसको भी देखना। तो बात आती है फिर से केंद्रक की, तो वो चीज होती है कि जो हमारी कोशिका को कंट्रोल करती है, जैसे हमारा ब्रेन हमारी बहुत सारी गतिविधियों को कंट्रोल करता है। अब ये केंद्रक, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो कोशिका थी उसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 में, और ये जो हमारा केंद्रक है इसकी खोज बच्चों रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। कब की थी कोशिका की खोज? तो करी थी बच्चों आपकी रॉबर्ट, कोशिका की करी थी बच्चों रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। ये मैंने आपको पार्ट वन में बताया था। और जो हमारा केंद्रक है जो कोशिका के अंदर होता है, इसकी खोज कब करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। बच्चों नाम में हल्का सा फर्क है बस, ये रॉबर्ट हुक है और ये रॉबर्ट ब्राउन है। इसने खोज करी थी बच्चों 1831 में, करेक्ट। और जब इसने खोज की थी तो इसने ये बताया था कि जो हमारी जो कोशिकाएं हैं, जो हमारे बॉडी सेल्स हैं छोटे छोटे, इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे सेल्स के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है, मतलब एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो हमारे सेल्स के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। चलो ठीक है, इन्होंने इतना बताया। अब बात करते हैं इसके आगे क्या कि ये केंद्रक जो है, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है, अब इसके अंदर जो मैंने पार्ट बोले जैसे साइटोप्लाज्म लिखा है, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप क्या होता है, तो हम हल्के हल्के बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ये जो पार्ट है, ये मैं इसको आउटलाइन कर रहा हूं अंदर। इसको मैंने क्या बोला? इसको बोला मैं आउटर मेम्ब्रेन और इसको मैं बोलूंगा इनर मेम्ब्रेन, INNER मेम्ब्रेन। मतलब ये इसकी आंतरिक झिल्ली और ये इसकी बाहरी झिल्ली। इस झिल्ली का क्या काम है? सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि झिल्ली का क्या काम। तो देखो ये बच्चों हमारा क्या था? सेल। इस सेल के अंदर मैंने क्या बोला? केंद्र। क्या बोला मैंने? केंद्र, ठीक है। तो इसके अंदर जो पदार्थ होता है केंद्र के अंदर, और इस सेल के अंदर, इसको हिंदी में लिखते हैं कोशिका। इस कोशिका के अंदर जो पदार्थ होता है इसको तो बोलते हैं हम बच्चों साइटोप्लाज्म, और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। पर ये क्या करता है? ये इसके अंदर जो उपस्थित द्रव्य है केंद्र के अंदर और जो कोशिका के अंदर जो द्रव्य पदार्थ भरा हुआ है, इन दोनों को सेपरेट करता है। क्या करता है? इन दोनों को सेपरेट करता है, इन दोनों को अलग अलग रखता है, इनको मिलने नहीं देता। क्या? जो हमारा इनर मेम्ब्रेन है, आंतरिक झिल्ली, ये वाली, ठीक है, ये हमारी आंतरिक झिल्ली है, करेक्ट। इसके अंदर जो भरा हुआ था वो साइटोप्लाज्म था, ठीक है। और साइटोप्लाज्म के बाद जो केंद्रक था उसके अंदर जो पदार्थ भरा हुआ था वो क्या था? न्यूक्लियोप्लाज्म, करेक्ट। अब बात करते हैं, हमने इनर मेम्ब्रेन की बात कर ली है। बच्चे बोलेंगे सर समझाएंगे आउटर मेम्ब्रेन। हाँ बिल्कुल आउटर मेम्ब्रेन समझाएंगे। तो बच्चे जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ये इसको हम बोलते हैं एक तरीके से बाहरी झिल्ली। ये क्या करती है? ये वो इसका काम है कि जो मैंने आपको शुरू में बताया था पार्ट 1 में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में, जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, तो मेरे अंदर ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जो जटिल संरचना
वाले हैं जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों पे अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढालना, तो हमारे जो बॉडी सेल्स है वो ढाल लेते हैं। जैसे मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर एसी चल जाएगा तो मैं अपनी बॉडी को उस वातावरण के अनुकूल ना डाल पाऊँ। मतलब जो मेरे मसल्स हैं, जो मेरे बॉडी सेल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली और बाहरी झिल्ली द्वारा अपने आप को, अपनी बॉडी को क्या करते हैं, एक तरीके से उसको एडजस्ट करते रहते हैं। और दूसरी चीज, ये जो हमारा जो केंद्रक है, ये क्या है, एक सेल्स को कंट्रोल कर रहा है। और सेल्स के लिए क्या करता है, सेल्स की लाइफ, सेल्स को अगर बाहरी आघात कुछ पहुंचाया जा रहा है, बाहरी आघात का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ छोटा सा बच्चा है, ठीक है, वो भागता भागता गिर गया, गिरने के बाद क्या हुआ, आपने देखा होगा कि जिस जगह उसके चोट लगी है, मान के चलो जिसके बच्चे की चोट लगी घुटने में, ठीक है, उसके चोट लगने के बाद आपने देखा होगा कि 1-2 मिनट के अंदर ही उसके जहाँ पे चोट लगी है उसके बाहर की जो स्किन है, मतलब जो खाल है, वो स्वाइलिंग हो गया, मतलब क्या हो गया, वो सूज गया एक तरीके से। क्यों? क्योंकि वहां के जो सेल थे, वहां की जो कोशिका थी, जहां उसके चोट लगी है बच्चे के, वो एक तरीके से हुई डाई हुई, मतलब वो मर गई। और अब होता क्या, अब इनके लिए क्या करेंगे, हम मेडिसिन लाया करेंगे बच्चे के, उसका ट्रीटमेंट कराएंगे। तो क्या हुआ, जैसे ही मेडिसिन या पट्टी उस बच्चे के कराएंगे, करने के बाद क्या हुआ, ये जो हमारा जो सेल्स है, पूरा ये जो न्यूक्लियस है, ये अपना कार्य करेगा। कार्य करने के बाद क्या करेगा, जो हमारे न्यू सेल्स हैं उनको क्रिएट करेगा, और क्रिएट करने के साथ साथ क्या करेगा, ये जो हम दवाइयाँ और जितने भी हम अपने चोट को सही करने के लिए ट्रीटमेंट करेंगे, वो इस आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली के द्वारा ही संभव हो पाएगा। क्योंकि जैसे ही मैं अगर मान के चलो यहाँ पे अगर मलहम पट्टी जो भी करता हूँ, जो भी डॉक्टर के द्वारा कराया जाएगा, वो इस मेम्ब्रेन झिल्ली जो ये आउटर मेम्ब्रेन झिल्ली, इससे होते हुए गुजरेगा। गुजरने के बाद हल्के हल्के जो पुराने सेल्स हैं वो तो डाई हो गए, वो तो डिस्ट्रॉय हो गए, नए सेल्स आपके हल्के हल्के आने लगेंगे। अब मैं बात करूंगा कि जो मैंने आपको बताया कि इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन दोनों हो गए। अब बात आती है कि इसके बाद आगे क्या होता है। तो ये हमारा एक तरीके से मैंने पहला कोशिका और केंद्र। अब मैं ये बोलूंगा कि ये इसके अंदर नया तीसरा पार्ट है हमारा साइटोप्लाज्म। ये क्या करता है, ये क्या करता है, ये जो बच्चा साइटोप्लाज्म में ये क्या करता है, इसके अंदर एक पदार्थ और है जो मैं लिखूंगा आपको, ये छोटा वाला है बीच वाला, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन। ये क्या करता है, ये बच्चों 2 चीजों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला मैं आपको बता दूं, आप अगर जूनियर लेवल पर पढ़ते हैं तो हम खाली ये जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक ही प्रकार का प्रोटीन होता है, लेकिन जब हम क्लास 10th के बाद जब 11th-12th में बायोलॉजी पढ़ते हैं तो प्रोटीन भी बच्चों बहुत प्रकार के होते हैं। तो ये जो क्रोमैटिन पदार्थ होता है, ठीक है, जो क्या है, केंद्रक के अंदर भी केंद्रिका, इसका नाम मैं लिख देता हूँ आपको हिंदी में भी, क्या, केंद्रिका, ठीक। तो ये क्रोमैटिन पदार्थ जो है बच्चों, ये डीएनए और प्लस डीएनए के साथ ही आपका बना हुआ होता है एक तरीके से अलग प्रकार के प्रोटीन का। तो जो प्रोटीन होता है, मैं आपको दोबारा बता दे रहा हूं, ये जो आपका क्रोमैटिन पदार्थ है, क्रोमैटिन पदार्थ है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, यहां इसको ये बोल सकते हैं एक तरीके से ये जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में आनुवांशिक पदार्थ। क्रोमैटिन या जेनेटिक मटेरियल, ये किससे बना होता है मिलके, ये आपका डीएनए से और प्लस प्रोटीन से मिलके बना होता है। अब आनुवांशिक पदार्थ नया शब्द है, इसका क्या मतलब होता है बच्चों, ऐसे गुणसूत्र या ऐसे गुण जो हमें अपने माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होते रहते हैं। क्या मतलब, आप कहीं बैठे हो, किसी मीटिंग में बैठे हो, वहाँ 50 लोग हैं, आपने देखा होगा कि 50 लोगों में से 100% में से 1% ऐसे मनुष्य होंगे जिसकी आंखें भूरे रंग की होंगी, और कुछ ऐसे मनुष्य होंगे 99% जिनकी आंखें सिंपली सबकी तरह ब्लैक कलर की होंगी। तो जो भूरी कलर की आंखें जो हैं वो क्या एक तरीके से वो एक ऐसा गुण है वो जो कि उस बच्चे को या उस पेरेंट्स को या उस मनुष्य को कहाँ से मिला है, उसके माता पिता से मिला है, जिसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, जीन्स के लक्षण, बौनेपन का होना, लंबाई का होना। मैं बोलूँ मेरे नाना 6 फीट के हैं,
तो ऐसा नहीं है कि मेरे पापा 4 लड़के रह जाएंगे, क्योंकि कुछ गुण ऐसे होते हैं जो माता पिता से मिलते हैं और उन्हीं गुणों का जो संचालन करता है, क्या करता है, संचालन, वो कौन करता है बच्चों की, क्रोमैटिन। ठीक है, ये क्रोमैटिन करता है। इसको मैंने बताया था कि किस चीज से मिलकर बना होता है, कि बच्चों डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, जेनेटिक मटेरियल, आनुवांशिक पदार्थ। अब मैं इसी के अंदर आपका अगला क्या बचा ये बताऊंगा कि यहाँ पर इस तरीके से जो पॉइंट होते हैं, ये मैंने बनाया नहीं है, इसको हम बोलते हैं एक तरीके से राइबोसोम। ठीक है, अब मैं इसकी बात करूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ बताऊंगा। ठीक है, अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो ये है कि जो केंद्रक है, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस। अब कभी आपने ये सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर न्यूक्लियस एक होता है, या कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस 2 होते हैं? सही बात, बिल्कुल होते हैं। आपको मैंने एक चीज बताई थी, यूनिसेलर और मल्टीसेलर। यूनिसेलर अमीबा, पैरामीशियम, मल्टीसेलर मैं खुद खड़ा हूं, आप जो वीडियो देख रहे हो, और मल्टीसेलर जिसको हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो मैं आपको यहाँ पे एक ऐसे जीव के बारे में बताना चाह रहा हूँ। वो पहली बात तो प्रोटोजोआ संघ से संबंध रखता है, और इसका नाम है हमारा पैरामीशियम। नाम आपको पैरामीशियम। अब पैरामीशियम क्या है, आप भरी चक्कर उठा देख लो, बिल्कुल उसी की तरह से नशा मिलेगी। 19-20 का फर्क हुआ, क्यों? क्योंकि इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, जो आपके यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, एकोशिक जीव। मैं लिख भी देता हूं, मैं क्या, एकोशिक जीव। ये जो हमारा पैरामीशियम है, इसके बारे में बात कर रहे थे। इसका स्ट्रक्चर लाइक इस तरीके से होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों 2 केंद्रक होते हैं, जैसे मान के चलिए एक ये, एक ये। इसको मैं बोलूंगा मैक्रो न्यूक्लियस, इसको बोलूंगा माइक्रो न्यूक्लियस। तो क्या बताया मैंने आपको, ये पैरामीशियम, इसमें 2 सेल्स होते हैं, 2 केंद्रक, एक तो मैक्रो न्यूक्लियस और एक माइक्रो न्यूक्लियस। अब ये मत सोचना कि जो छिपकली वाली बात बताई थी उसमें 2 केंद्रक होते हैं, नहीं, उसमें एक ही केंद्रक होता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों बहुकोशिकीय जीव है हमारी तरह। तो जो पैरामीशियम है इसमें 2 केंद्रक, मैक्रो और माइक्रो। क्या काम है इसका बच्चों? जो मैक्रो न्यूक्लियस है ये खाली रिप्रोडक्शन करता है। क्या करता है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस में क्या करता है, सिस्टम में वर्क करता है या हेल्प करता है, मतलब जनन क्षमता के दौरान ही ये कार्य करता है। और जो माइक्रो न्यूक्लियस है बच्चों, वो माइक्रो न्यूक्लियस हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं परिवहन, खून का दौरान, एब्जॉर्ब ऑफ फूड, भोजन को ग्रहण करना, ये सारे के सारे काम माइक्रो न्यूक्लियस के दौरान करते हैं। तो बच्चों जो आज की वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि केंद्रक क्या होता है। जो केंद्रक जो होता है वो सेल्स के अंदर होता है और सेल्स पे कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आज आपने पढ़ा केंद्रक के बारे में, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।